पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। फैसलाबाद से खबर है, जहां मां बेटी को कत्ल कर दिया गया। नामालूम अफराद ने मां को घर में घुसकर कत्ल किया और बेटी को अगवा कर लिया, जिसकी लाश खेतों से मिल गई। मुलजिमान ने सवेरा बीबी का चेहरा तेजाब से जला दिया था। 24 न्यूज़ ने वारदात की CCTV फुटेज हासिल कर ली है। फैसलाबाद में मां बेटी को कत्ल कर दिया गया। नामालूम अफराद ने मां को घर में घुसकर कत्ल किया और बेटी को अगवा कर लिया था, जिसकी लाश भी खेतों से मिल गई है। मुलजिमान ने सवेरा बीबी का चेहरा तेजाब से जला दिया था। 24 न्यूज़ ने वारदात की CCTV फुटेज हासिल कर ली है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे। तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब मकबूल, बताइएगा पुलिस की जानिब से अब तक क्या कार्रवाई हो सकी है इस सिलसिले में? थाना मिल्ला टाउन के इलाका में मां बेटी के कत्ल करने वाला जो मुलज़िम था उसको ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका और अभी तक पुलिस की जानिब से इसकी तफ्तीश में कोई भी पेशरफ्त सामने नहीं आई। हालांकि इसकी CCTV फुटेज जो कि 24 को भी मौसूल हो चुकी है, वो लवाकिन की जानिब से पुलिस को फराहम कर दी गई थी। फुटेज में देखा जा सकता है किस तरह मुलज़िम कॉलोनी के गेट पर घर में जाने के बाद उसने वहाँ पर कत्ल किया। कत्ल के बाद जब वो बाहर निकला, गाड़ी लेकर दोबारा घर के गेट पर आया, उसने वहाँ से उसकी जो बेटी सवेरा बीबी उसको गाड़ी में डाला और रफू चक्कर हो गया। गाड़ी का नंबर वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। गली में चलते फिरते हुए मुलज़िम को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। उसके बावजूद अभी तक पुलिस कोई पेशरफ्त नहीं कर सकी। और सवेरा बीबी को जब वो अगवा करके लेकर गया था, उसने उसका चेहरा तेजाब से मसख कर दिया और आज उसकी लाश जो है वो धनोला से मिली है। खेतों में मिलने वाली लाश का जिसकी शनाख्त नामुमकिन हो चुकी थी। जो उसके लवाकीन है उनकी जानिब से उसके जेवरात, उसके जो बाजू पर नाम लिखा हुआ था, उसके कपड़ों से उसको शनाख्त किया गया। पुलिस इत्तला मिलने पर मौका पर पहुंची है। उन्होंने लाश को पोस्टमार्टम मुंतकिल कर दिया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश को लवाकीन के हवाले कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ उसकी वालदा सोनिया बीबी और उसका जो मकतूला सवेरा बीबी है उसके अगवा का मुकदमा और वालदा के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस हुकाम का इस हवाले से कहना है और जो थाना मिल्ला टाउन पुलिस के तफ्तीशी ऑफिसर सब इंस्पेक्टर अरशद है, उनका इस हवाले से ये कहना है कि जो गाड़ी का नंबर है वो वाज़ेह नहीं हो रहा। ताहम कोशिश कर रहे हैं, गाड़ी का मॉडल भी ठीक तरीके से फुटेज में नज़र नहीं आ रहा। उसके बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं, एक्साइज वालों के साथ मुसलसल राब्ते में है। जल्द ही उनका कहना था कि अगर गाड़ी का नंबर मैच कर गया तो मुलज़िम पकड़ने में आसानी होगी। ताहाल 24 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर चुका, लेकिन इस केस में ज़रा भी पेशरफ्त सामने नहीं आई है। जी ये मकबूल, ये बताइएगा कि पुलिस मौक़िफ़ क्या दे रही है? अगर सब कुछ वाज़ेह है इस CCTV फुटेज में, गाड़ी का नंबर अगर नहीं भी मौजूद है, तो यहाँ पर जो ऐनी शाहदीन थे, क्या उनकी मदद से शनाख्त नहीं किया जा सकता? इस बारे में पुलिस का क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, यानी शाहदीन से उनकी जानिब से पुलिस को ये जब पुलिस मौका पर पहुंची है, सच मिल्ला टाउन कल भी मौका पर पहुंचे हैं, जब आज भी दूसरी लाश मिलने पर मौका पर पहुंची है, उनके बाद उसको यानी शाहदीन की जानिब से बताया गया कि इस हुलिये का शख्स अक्सर इस घर में आया करता था। रात गए वो यहाँ पर मौजूद होता था, सुबह सुबह वहाँ से वो रवाना होता था। यानी शाहदीन की जानिब से उसका मुकम्मल हुलिया भी बताया गया है, लेकिन पुलिस का कहना था कि उसका हुलिया वाज़ेह नहीं हो रहा। उसकी बैक साइड नज़र आ रही है, चेहरा वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा। दूसरी जानिब पुलिस का कहना था कि नंबर कदरे वाज़ेह है, लेकिन गाड़ी का जो मॉडल है वो वाज़ेह नहीं है। गाड़ी किस कंपनी की है वो भी वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से उसको शनाख्त नहीं किया जा रहा। उनका कहना था कि एक्साइज या टैक्सेशन को ये जो भी मालूमात थी उनके पास नंबर और मॉडल के हवाले से वो फराहम कर दी गई हैं। जैसे ही वहाँ से कोई मालूमात मौसूल होती है गाड़ी के हवाले से, उसके मालिक का नाम सामने आता है तो फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा। इसी के साथ साथ पुलिस का कहना था कि उनका जो मकतूलीन माँ बेटी है उनके मोबाइल का डाटा भी लिया जा रहा है, किसके साथ वो राब्ते में थी। उस राब्ते में से भी जो नंबर निकलेंगे उनमें से जो मशकूक अफराद है उनको भी फौरी तौर पर उनका कहना था कि शामिल तफ्तीश किया जाएगा। पुलिस हुकाम का कहना था कि उनको कभी उम्मीद है कि अगले चंद घंटे में मुलज़िम को ट्रेस कर लिया जाएगा। जी ठीक है, तो ये मकबूल, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट कर रहे थे। और रहीम यार खान में महकमा रेवेन्यू के बेलगाम पटवारी ने फ़र्द मिल्कियत और इंतकाल के लाखों रुपए बटोर लिए। डिप्टी कमिश्नर की अवामी खिदमत खुली कचहरी में शहरी फट पड़ा। रिश्वत मांगने पर शहरी ने खुद के सर पर जूते मारना शुरू कर दिए। शहरी के जूते मारने की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। रहीम यार खान का ये वाक़या है, इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। आसिम सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम सिद्दीक, ये क्या वाक़या है और इसके सामने आने के बाद क्या कोई नोटिस लिया गया हुकाम की जानिब से? खिदमत खुली कचहरी लगाई जाती है महाना, ताकि रेवेन्यू के जो मसाइल हो उनको दूर किया जा सके। और यही महाना खुली कचहरी लगाई गई थी, जिसमें एक शहरी जिसका नाम अरफान मंसब है वो आया। वो रेवेन्यू के जो जिसमें पटवारी और तहसीलदार है
उनके खिलाफ कार्रवाई ना होने पर उसकी जमीन हथियाने के इल्जाम के साथ उसने अपने आप को एहतजाज किया, अपने सर पर जूते मारे। उस वक्त डिप्टी कमिश्नर रहीम खान भी वहां पर मौजूद थे, ADCR भी वहां पर मौजूद थे। उस शख्स को फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर के सामने लाया गया। उसने अपनी वहां पर इस्तदा की कि उसको वहां पर उसने बड़ी जगहों पर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करा चुका है। पंजाब रेवेन्यू बोर्ड के पास भी अपनी इस्तदा ले चुका है और साल से ये केस चल रहा है। करोड़ रुपए मालियत की जगह जो उसकी मलकियत है उसको नहीं दी जा रही, बल्कि पटवारी और तहसीलदार इसके मद में उसको देने के मद में उसके रिश्वत में मुबैना तौर पर वसूल कर चुके हैं। उसको इंसाफ नहीं दिया जा रहा, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने इस पर नोटिस लिया। ADCR पर इंक्वायरी कमेटी बना दी गई और ADCR इस मामले को प्रोब करेंगे और तमाम तहकीकात करेंगे। ठीक है, आसिम सिद्दीक बहुत शुक्रिया अपडेट कर रहे थे। हैदराबाद में दिन के औकात तक शादी की तकरीबात को महदूद करने की तारीख में तौसी कर दी गई है। कमिश्नर अब्बास बलोच के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब 13 दिसंबर तक रात में तकरीबात की इजाज़त होगी, जिसके बाद सिर्फ दिन में शादी की तकरीबात का इनेकाद किया जा सकेगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अली हमज़ा हमारे साथ हैं। अली हमज़ा, क्या इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, कमिश्नर हैदराबाद अब्बास बलोच ने पहले दिन के औकात में जो शादी है उसको करने की इजाज़त दी थी और रात में पाबंदी लगा दी गई थी कि रात के औकात में शादी नहीं की जाएगी, क्योंकि कोरोना वायरस का जो फैलाव है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। जिसके बाद जो शादी हाल एसोसिएशन है उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया, तो कमिश्नर हैदराबाद ने 13 दिन मजीद बढ़ा दिए। लेकिन उसके बावजूद जो शादी हाल्स मालकान हैं वो इस बात पर बाजिद हैं कि जिस तरह से उनके दीगर शहरों के अंदर शादी हाल्स को इजाज़त दी जा रही है कि वो मखसूस औकात में, रात के औकात में और SOPs के तहत शादी की तकरीबात मुनक्किद कर सकते हैं, तो इसी तरह हैदराबाद में भी इजाज़त दी जाए कि रात में शादी हो, क्योंकि दिन के औकात में जो आवाम है वो शादियां करने के लिए राजी नहीं है और टेंट लगाकर रात के औकात में शादियां की जाती हैं, जिससे शादी हाल मालकान को नुकसान भी है। जबकि जो टेंट लगाकर शादियां होती हैं मुख्तलिफ औकात में, उनको जो है खुली छूट दे दी जाती है। इंतजामिया और पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, जबकि जो SOPs के तहत शादी हाल मालकान मुनक्किद कर रहे हैं तकरीबात, उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी की जाती हैं, उनके बैंक्वेट और हाल भी सील किए जाते हैं और उनकी तकरीबात को दिन के औकात में महदूद किया गया है। तो वो इस बार पर वाजिद हैं और कमिश्नर हैदराबाद से उन्होंने ये मुतालबा किया है कि रात के औकात में SOPs के तहत शादियां करने की इजाज़त दी जाए। ठीक, अली हमज़ा बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में रेलवे इंतजामिया की बड़ी गफलत सामने आ गई। स्टेशन पर ट्रेनों की इजाफी बोगियां कूड़ादान बन गईं। बोगियों में कूड़े के ढेर स्टेशन इंतजामिया की नाअहली का सबूत बन गए। इजाफी बोगियों में सफाई को मुमकिन नहीं बनाया जा सका। फैसलाबाद में रेलवे इंतजामिया की बड़ी गफलत देखी गई है, जहां स्टेशन पर ट्रेनों की इजाफी बोगियों को कूड़ादान बना दिया गया है। इन बोगियों में कूड़े के ढेर स्टेशन इंतजामिया की नाअहली का सबूत है। अदालती हुक्म अदली पर AC सदर फैसलाबाद उमर मकबूल की सरकारी गाड़ी कर्क कर ली गई। सिविल जज राशिद शबीर के हुक्म पर वैलिफ ने AC सदर के दफ्तर से गाड़ी कब्जे में ली। अदालत ने AC सदर को दीवानी केस में रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दिया था। रिकॉर्ड पेश ना करने पर अदालत ने AC सदर की गाड़ी कर्क करने का हुक्म दिया था। इसी हवाले से बात करेंगे, राना जाहिद नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। राना, जाहिद बताएगा इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये सिविल जज है राशिद शबीर, जिनकी जानिब से AC सदर उमर मकबूल को जो है वो मुतअद्दिद बार रिकॉर्ड पेश करने का अहकाम जारी किए गए थे। नवाज वगैरह बनाम अहमद अली वगैरह केस है, ये दीवानी केस है जिसमें अदालत की जानिब से मुतअद्दिद बार AC सदर को जो है वो रिकॉर्ड पेश करने के अहकाम जारी किए गए हैं। चक नंबर 215 रेबे के मुतल्लिका जायदाद का केस है, जिसमें पहले मुतल्लिका पटवारी जो है चक नंबर 215 रेबे का है राना सुहेल, उसे कहा गया रिकॉर्ड पेश करने का, लेकिन उसकी जानिब से जब रिकॉर्ड पेश ना किया गया तो उसके बाद AC सदर को अदालत की जानिब से मुतअद्दिद बार रिकॉर्ड पेश करने का कहा गया। जब रिकॉर्ड पेश ना किया गया तो अदालत की जानिब से आज वैलिफ ने AC सदर के दफ्तर में छापा मारकर उनकी गाड़ी जो है वो कब्जे में ले ली और कर्क करके आज अदालत में रिपोर्ट जमा करवाई। वैलिफ की जानिब से जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है उसकी जानिब से कहा गया है कि जब वो गाड़ी कब्जे में लेने के लिए वहां पे पहुंचे तो AC सदर के अमले की जानिब से न सिर्फ उनके साथ बदतमीजी की गई बल्कि उनके साथ झगड़ा भी किया गया और साथ में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी गई, जिस पर जब डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के जो नुमाइंदे हैं वो अदालत में पेश हुए तो उनकी जानिब से माफी की बात की गई कि AC सदर को जो है इस मामले की आइंदा पेश पर जो है रिकॉर्ड पेश कर दिया जाएगा और उसे माफी दे दी जाए, जिस पर अदालत की जानिब से मौजूद अदालत की जानिब से मौजूद जज साहब की जानिब से ये पूछा गया
कि हमारे जो अदालती हुक्म पर बैलेंस वहां पर छापा मारने गए थे उनके साथ किस बिहाफ पर जो है झगड़ा किया गया और उनके खिलाफ किस किस्म की कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। जिस पर जो अटॉर्नी के नुमाइंदे से उनकी जानिब से कहा गया कि उन्हें इस बात का इल्म नहीं है, फिर वो अदालत से चले गए, जिस पर अदालत की जानिब से गाड़ी जो है वो 11 दिसंबर तक जो है वो अपने तहवील में ले ली है और 50,000 पर मुतल्लिके के इवज़ जो है वो गाड़ी वापस करने का कहा गया है अपने फैसले में। दूसरी सिंध के स्कूल्स में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की हज़ारों भर्तियों का फैसला कर लिया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन में 28,000 से ज़ायद मुलाजमीन भर्ती किए जाएंगे। आज़ाद नोहरियो हमारे साथ मौजूद है। आज़ाद, बताएगा इस फैसले के हवाले से। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तैलीमी बाज़ाब्ता तौर पर भर्तियाँ करने की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से इब्तदाई तौर पर महकमा तैलीमी 28,774 टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ की खाली असामियों पर भर्तियाँ की जाएंगी। इस हवाले से महकमा तैलीम संद ने बाज़ाब्ता तौर पर भर्तियों के हवाले से कवायद व ज़वाबित बना दिए हैं और ये भर्तियाँ जो हैं नॉन टीचिंग स्टाफ की मुकामी सतह पर यानी महकमा तैलीम के अफसरान करेंगे, जबकि टीचिंग स्टाफ की भर्तियां थर्ड पार्टी यानी IBS सखर की मार्फत कराई जाएगी। जो नई भर्ती की जाएगी, इस हवाले से ये फैसला किया गया है कि जो असातिज़ा या नॉन टीचिंग स्टाफ भर्ती होगा उनकी तैनाती के बाद उनका तबादला कतन नहीं होगा। इसके अलावा एक बार फिर से महकमा तैलीम में जो है अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम जो वो भी शुरू करने का फैसला कर लिया है। उस प्रोग्राम को चलाने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट की बुनियादों पर असातिज़ा की भर्ती की जाएगी, जिनकी कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत जो है वो 4 साल होगी। 4 साल मुद्दत खत्म होने के बाद उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बढ़ाया जाएगा। ये भी इसमें फैसले में शामिल है। इस महकमा तैलीम ने बाज़ाब्ता तौर पर भर्तियों का आगाज करने का हुक्म भी दे दिया है। बहुत शुक्रिया आज़ाद आपका। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे। महंगाई ना रुक सकी। नवंबर के दौरान दही इलाकों में खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफे की औसत शरह 16.5% से तजावुज़ कर गई। शहरों में महंगाई की शरह 13.7% रही। इसी मामले पर बात करेंगे। ताजिर रहनुमा अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। महंगाई में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है, यहाँ तक कि गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी इंतहाई मुश्किल हो गया है। अशिया ज़रूरिया की कीमतें पहुँच से बाहर होती जा रही हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? अतीक मीर साहब, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी, मुझसे सवाल है। जी अतीक मीर साहब, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो बताइएगा महंगाई के हवाले से कि दिन ब दिन इसमें इजाफा होता चला जा रहा है और गरीब के लिए जीना भी मुश्किल हो गया है। जी, इसमें एक बड़ी वजह तो हुकूमत के पास कोई सहूलत नहीं है। दूसरी बात, जब मसनूई मुनाफाखोरों को यकीन हो जाए कि उन पर कोई भी दबाव नहीं डाल सकता, वो किसी भी कानून की गिरफ्त से बालातर हैं, तो फिर उन्हें रोकने और उन्हें लगाम देने के जितने भी तरीके हैं, जितने भी इदारे हैं, मैं देखता हूँ कि बेबस नजर आते हैं। इस वक्त भी मसनूई महंगाई का अंसर ज्यादा है, इसलिए कि अशियाए ज़रूरिया के तहत अगर देखें गोडाउन्स भरे हुए हैं, वाफर मिकदार में अशिया मौजूद हैं, उसके बावजूद हर दूसरे दिन कीमत बढ़ जाती है। कभी 6 महीने, 8 महीने, 7 में जिन अशिया की कीमतें बढ़ती थी, अब वो एक हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में उनमें बार बार वेरिएशन आता है, कंफ्यूजन उसमें पैदा किया जाता है। तो ये सब एक दानिस्ता मामलात हैं और कुछ मैं समझता हूँ कि इसमें कानून नाफिज करने वाले वो इदारे जिन्हें अशियाए खूर्द और नोश की कीमतों पर नजर रखनी है, उन्हें सजा देना है, वो इसी निजाम का अब एक हिस्सा बन गए हैं। ये इसके लिए बहुत बड़े क्रैकडाउन की जरूरत है, बहुत ज्यादा हुकूमत को सख्ती बरतने की जरूरत है। दीगर सूरतों में देख रहा हूँ कि एक गरीब के लिए तो सुबह उठकर ये सोचना भी मुहाल है कि क्या पकाए। एक जमाना था दाल और सब्जी पे इन्हिसार किया जाता था, अब सबसे महंगा जो आइटम है वो सब्जी है, और आज आके दाल कहाँ तक पकाएगा। दाल की कीमत भी इसी तरह 200, 250, 300। लेकिन अतीक मीर साहब, जो हुकूमती दावे हैं वो तो इसके बिल्कुल बरक्स हैं। हुकूमत का ये कहना है कि मौशी आशारिये मुस्बत में जा रहे हैं और महंगाई की शरह में कमी हो रही है। आने वाले दिनों में ये आप समझते हैं कि अब से आवाम को कुछ रिलीफ मिलने के इम्कानात हैं?
देखिए, मुल्क भर में इस सिलसिले में 2 सतहों पर काम किया जाता है। अगर महंगाई को लगाम हुकूमतें नहीं दे पाती तो जरिया आमदनी लोगों के बेहतर किए जाते हैं, कारोबार बेहतर किए जाते हैं। जब आपका कारोबार बेहतर होगा, आपकी आमदनी बेहतर होगी, तो आपके लिए महंगाई किसी हद तक आप महंगाई पे काबू पा सकते हैं, महंगाई को बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बेरोजगार हो रहे हैं, आए दिन देखें अनएम्प्लॉयमेंट का भी सिलसिला कोरोना में जो पिछले दिनों शुरू हुआ, बहुत से लोग अब भी बेरोजगार हैं, तो ये मांगने वालों की तादाद बढ़ेगी और यकीनी तौर पर जब रोजगार में आमदनी नहीं बढ़ेगी तो महंगाई ज्यादा शिद्दत से महसूस होगी। और दूसरी बात, ये एक पूरा सिस्टम है जो निजाम मईशत के तहत हुकूमत के हाथ में से ही मामला तकरीबन निकल चुका है। इसलिए कि मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि हुकूमत की अपनी सफ़ों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कभी चीनी, कभी आटा, कभी दालें, कभी घी, वो इसकी कीमतों में दानिस्ता तौर पर इजाफा करते हैं। जुराइम पेशा लोग तो हुकूमत में शामिल इसलिए होते हैं कि वो कोई ना कोई जुर्म करें और फिर वो हुकूमती सतह पे करें। ठीक, यानी कि काली भेड़ों को पहले निकालने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब, ताजिर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। एहसास कफालत प्रोग्राम से एहसास दूर होने लगा। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुस्तहिक खवातीन को मिलने वाली इमदादी रकम से 500 रुपए की कटौती होने लगी, जिस पर खवातीन सरापा एहतजाज बन गईं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा का कहना है कि पीटीआई मुल्क में तब्दीली के नाम पर तबाही लाई है। एहसास प्रोग्राम में पैसों की कटौती के बाद इसका नाम भत्ताखोर प्रोग्राम रखती। शहला रजा ने टाइगर फोर्स को भत्ताखोर फोर्स का नाम दे दिया। वो 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। कुछ न कुछ मसला रहा है और जब पहले हमारी गवर्नमेंट गई तो जब भी इसका नाम भी बदलने की कोशिश हुई और जो इसके कंपोनेंट्स थे उस पर काम नहीं किया गया। और अब ये जो नई बात आई है इसमें टाइगर फोर्स का भी नाम आ रहा है कि टाइगर फोर्स के नौजवान जो हैं इसमें बीच में शामिल जाते हैं, वो 500 से 600 रुपए काट लेते हैं। तो मैं फिर यही कहूँगी कि इसका हम एहसास रखने के बजाय भत्ता कर देते हैं और टाइगर फोर्स का नाम भत्ता फोर्स रख दे ताकि ये हो जाता। हम तो समझ रहे थे कि तब्दीली आ रही है, चलो भाई खवातीन के लिए अच्छा होगा, कुछ पैसे बढ़ेंगे, नए लोग शामिल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मुआवने खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर का कहना है एहसास प्रोग्राम के तहत अदायगियाँ ATM के जरिए की जा रही हैं, किसी को रकूम की कटौती की इजाज़त नहीं है। डॉक्टर सानिया निश्तर कहती हैं टाइगर फोर्स के अहलकारों का इससे कोई ताल्लुक नहीं, जो भी इसमें मुलव्वस हुआ कार्रवाई की जाएगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे के लिए पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन मुतहरिक हो गई। नौ मुंतखब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन चौधरी यासीन का कहना है कि मुल्क में पहली हुकूमत आई है जिसने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 1 पैसे का इजाफा नहीं किया। वजीर आजम ने तो मजदूर रहनुमाओं को मुलाकात के लिए भी नहीं बुलाया। तंजीमों को जो हमारे भाई हैं उनको सबको भी बुलाऊंगा, बाकी ट्रेड यूनियन के लोगों को बुलाऊंगा। हम इस सिलसिले में एक मुतफ़िक़ा लाएमल तैयार करेंगे ताकि आने वाले बजट में कम से कम जो हमारे साथ पहली गवर्नमेंट है जिसने इस जो पिछला बजट था उसमें सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, तो महंगाई आसमानों पे है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, अदारों के अंदर बरतरफियाँ हो रही हैं और अदारों के अंदर ट्रेड यूनियन को पर्पजली ख़त्म किया जा रहा है। और इस हवाले से हम सारे मिलकर इंशाअल्लाह एक लाएमल तय करेंगे। उसके मुताबिक हम अपना जमहूरी हक़ भी इस्तेमाल करेंगे, धरना भी करेंगे, जलसे जुलूस भी करेंगे और हुकूमत से भी मुज़ाकरात करेंगे। इस मौके पे मैं आपके चैनल के ज़रिए ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करना चाहता हूँ कि वो जब से वो उन्होंने अनाने हुकूमत संभाला है उन्होंने मज़दूर रहनुमाओं से कोई मुलाकात नहीं की। तो मैं बतौर सेक्रेटरी जनरल जो है पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो हमें टाइम दें ताकि हम उनके सामने तहफ़्फ़ुज़ात अपनी मुश्किलात बयान कर सकें। एम्प्लॉयज़ यूनियन ऑफ पाकिस्तान स्टील मिल्स ने मुलाजमीन बरतरफी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त गुजार का कहना है 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा करने वाले हज़ारों लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि स्टील मिल्स में माली बेज़ाब्तियों की नैब तहकीकात कराई जाएँ। इमरान खान और इसकी जो काबीना के अंदर जो बैठे हुए हैं, जितनी पार्टियां इसके अंदर शामिल हैं, ये सब माशी कातिल हैं। ये
यानी कि 5000 नौजवानों का माशी कत्ल किया इन्होंने। हम इसको बिल्कुल भी इसको वज़ीर आज़म नहीं मानते हैं, और इसके साथ जो लोग भी शामिल जो इदारा बंद करने के लिए। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रजा रबानी ने स्टील मिल के निजकारी को गैर आईनी करार दे दिया। उनका कहना है मौजूदा हुकूमत स्टील मिल को मुनाफे बख्श इदारा नहीं बनाना चाहती, बल्कि उसकी अरबों रुपए की जमीन को हड़प करना चाहती है। पीपल्स पार्टी हुकूमत को यह गैर कानूनी काम नहीं करने देगी। निजकारी के लिए हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए हैं। वो कराची प्रेस क्लब में मजदूर तंजीमों के सरबराहान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। निजकारी फेडरल इंस्टीट्यूशंस की हो रही है, ये जिस तरीक़ेकार से हो रही है वो मुकम्मल तौर पे गैर आईनी है। जो असल मसला स्टील मिल का है वो स्टील मिल को प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बना के चलाने का नहीं है। असल मसला स्टील मिल के साथ जो 19,000 एकड़ जमीन है उस जमीन को हड़प करने का मसला है। कानून के तहत अगर इसका पर्पस स्टील मिल से तब्दील किया जाएगा तो फिर मेरा मुतालबा ये होगा हुकूमत सिंध से कि वो अपनी ये अराजी वापस ले। IMF यानी बैनुल अक़वामी मालियाती साम्राज्य के साथ इन्होंने समझौते किए और उन समझौतों के नतीजे में आप देख रहे हैं कि एक लंबी फहरिस्त है उन इंस्टीट्यूशंस की जिनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। मंडी में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी होटलों से खाना मंगवाने पर मजबूर हो गए। शहरियों का कहना है कि गैस बिल देने के बावजूद सिलेंडर भी खरीदने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। उस्मान जावेद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इसकी डिटेल। बिल्कुल, रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। इस वक्त मैं रावलपिंडी लियाकत बाग के करीब वाक़या आर्या मोहल्ला में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये गैस का सिलेंडर है। यहाँ पर गैस जो है उसकी सप्लाई मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है और शहरी जो हैं वो अपनी खाना बनाने समेत दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने के लिए सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बेटा, आप मुझे ये बताएं, गैस कब आती है आपके घर? रात को 12-1 बजे आती है, जब हम लोग सो जाते हैं तो गैस नहीं आती, पूरा दिन नहीं आती। इतनी आती है, लाइट चली जाए तो तब आती है, तो पूरी रात आती है और पूरा दिन नहीं आती। फिर आप क्या करते हैं? फिर हम लोग सिलेंडर भरवाते हैं और खाना भी बाहर से लाते हैं, तो फिर इसी तरह गुजारा करते हैं। आप देख सकते हैं कि गैस की किल्लत की वजह से जो शहरी हैं उनकी परेशानियों में इजाफा हो गया और शहरी जो है वो सिलेंडर भरवाने पर मजबूर हैं और इसके साथ साथ शहरी जो है वो बाहर से खाना मंगवाने पर और सिलेंडर भरवाने पर। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाहौर में PDM 13 दिसंबर को मैदान सजाएगी। जलसे पर मुशावरत के लिए जाती उम्रा में लीगी रहनुमाओं का इजलास हुआ। अपोजिशन रहनुमा कहते हैं कि जलसा कठपुतली हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम होगा। दूसरी जानिब जलसा रोकने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। लाहौर में PDM के जलसे की मेज़बानी नून लीग करेगी। जलसे को कामयाब बनाने और इंतजामात के लिए जाती उम्रा में लीगी रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया गया है। लाहौर में PDM के जलसे की मेज़बानी नून लीग करेगी। 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान में PDM का जलसा होने जा रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे। फारान यामीन हमारे साथ मौजूद हैं। फारान बताएगा, नून लीग 13 दिसंबर को होने वाले जलसे की मेज़बानी कर रही है, तैयारियां कैसी हैं और रहनुमा क्या कहते हैं? जाती उम्रा के बाहर मौजूद हूँ। आज 3 बजे के करीब जाती उम्रा रायमंड में जो मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत है, जिसमें राना सनाउल्लाह है, एहसन इकबाल है, परवेज़ रशीद है, मरियम औरंगज़ेब, अज़मा बुखारी समेत जो लाहौर की मुकामी क़यादत है, मुश्तरका इनका इजलास इस वक्त भी जो जाती उम्रा रायमंड है वो जारी है। ये इजलास 3 बजे शुरू हुआ था और ताहाल तक ये इजलास जारी है और इस इजलास के अंदर और जो PDM का जलसा है 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान के हवाले से, उस हवाले से जो तमाम तर जो ऑप्शन है उसके ऊपर गौर किया जा रहा है और अब तक
अब से कुछ देर कबल जो साबिक वज़ीर आज़म हैं शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की थी। उनका कहना था कि हर सूरत जो ये 13 दिसंबर का जलसा है वो होकर रहेगा और ये जो जलसा है मुल्तान से बहुत बड़ा होगा। इस जलसे की मेज़बानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है और इसमें जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है ये वो भी जो इस जलसे से खिताब करेंगे। अब तक जो अंदर से इतलात आ रही है उसके मुताबिक तमाम तर रहनुमा इस बात से मुत्तफिक है कि जलसा हर सूरत मीनार पाकिस्तान में ही होना चाहिए और इस हवाले से अगर हुकूमत की जानिब से गिरफ्तारियाँ होती हैं, फ्रंट लाइन जो कियादत है उसको गिरफ्तार किया जाता है, छापे किए जाते हैं, तो उसके हवाले से भी यहाँ पर हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है। जबकि फैसलाबाद इंतजामिया ने मुस्लिम लीग नून को वर्कर्स कन्वेंशन की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। ज़िला इंतजामिया की जानिब से नून लीग को गैर रस्मी तौर पर आगाह कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून का रद्द अमल भी सामने आ गया है और वर्कर्स कन्वेंशन हर सूरत होगा, ये कहना था उनका। इसी हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। जफर डोगर, बताएगा इसकी डिटेल्स। जी बिल्कुल, अभी मुस्लिम लीग नून को जो ज़िले इंतज़ामिया फैसलाबाद है उसकी तरफ से बताया गया है कि परसों होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन की इजाज़त नहीं दी जा रही। एक आला अफसर ने मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली को फ़ोन किया और कहा कि परसों जो वर्कर्स कन्वेंशन हो रहा है 4 दिसंबर को, उसकी इजाज़त नहीं है, इसलिए आप इस हवाले से हमारी तरफ से आगाह हो जाएं कि वर्कर्स कन्वेंशन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिस पर मुस्लिम लीग नून के का भी रद्द अमल सामने आया और उनको उसी मौका पर उसी वक्त ये आगाह कर दिया गया कि मुस्लिम लीग नून हर सूरत वर्कर्स कन्वेंशन करेगी और इसके लिए उनको किसी किस्म की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम लीग नून का कहना है कि वर्कर्स कन्वेंशन हो या सियासी जलसा हो, इसकी महज इत्तला करना होती है। ये कोई हमने भीख में या खैरात में उसकी इजाज़त नहीं मांगनी, क्योंकि जमहूरियत में ये होता है कि ये इसकी इत्तला की जाती है। ये जमहूरी और आइनी हक़ होता है कि आप सियासी जलसा जुलूस या इज्तिमा कर सकते हैं, तो कोई वजह नज़र नहीं आती कि हमें इजाज़त नहीं दी जाए। अगरचे फॉर्मली उनको इत्तला नहीं दी गई, लेकिन AC सदर उमर मकबूल की तरफ से ये कहा गया, जिनको फोकल पर्सन मुकर्रर किया था इस वर्कर्स कन्वेंशन के लिए DC फैसलाबाद ने, उन्होंने फ़ोन करके ये कहा कि DC की तरफ से ये पैगाम है कि आपको वर्कर्स कन्वेंशन की इजाज़त नहीं दी जा रही। इस पर बड़ा सख्त रद्द अमल आया है मुस्लिम लीग नून की तरफ से। नून लीग की जानिब से बहुत शुक्रिया आपका। विफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि सियासी तहरीकें छोटी हों या बड़ी, उसके असरात होते हैं। सियासी बदअमनी हुकूमत के मुफाद में भी नहीं, इसलिए हमें अपोजिशन के साथ सियासी डायलॉग में जाना चाहिए। 24 न्यूज़ के प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि सियासी मुज़ाकरात में अपोजिशन की जानिब से केसेस पर बात करना बड़ी रुकावट है, जिसके लिए वज़ीर आज़म तैयार नहीं है। बात यह है कि पॉलिटिकल तहरीकें चाहे छोटी हों या बड़ी हों, उनकी रिपरकशन होती हैं और इसमें कोई शुबा नहीं है कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है उसको ये सूट नहीं करता कि मुल्क में एक इस तरह की अनरेस्ट जो है, पॉलिटिकल अनरेस्ट जारी रहे। और इसीलिए मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि डेफिनेटली हमें एक डायलॉग में जाना चाहिए, एक डायलॉग होना चाहिए। अब उसमें जो बेसिक रुकावट है वो ये है कि अपोजिशन अपने केसेस से आगे डायलॉग में बढ़ती नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब उसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है, ना ही किसी किस्म के कंसेशन देने को वो तैयार है केसेस के ऊपर। और आज आपने देखा कि इसहाक डार साहब ने भी जिस तरह का इंटरव्यू दिया, उससे लोगों में और नफरत पैदा होती है कि आप बिल्कुल एक पिटाई के साथ लंदन में बैठे हुए हो, करोड़ों अरबों रुपया लेके आप बैठे हुए हो और ऊपर से आप आके मुंह उठा के इस तरह के इंटरव्यूज दें। और जाहिर है उससे पब्लिक का एक एंगर भी आता है। और CPI की जो इमरजेंस है और इमरान खान की एक जो इमरजेंस है वो तो एंटी करप्शन लीडर के तौर पे, अब ये एक बुनियादी नुकता है जिससे हुकूमत और अपोजिशन का एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। और इस वक्त जो लीडरशिप है, आप देखिए कि उनके जो बच्चे जिस वक्त ये मूवमेंट ला रहे हैं तो अपनी उसी केसेस के इर्द घूम रही है, उससे आगे बढ़े तो मुज़ाकरात हो ना। इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद नून लीग मेयर इस्लामाबाद के इलेक्शन के लिए मुतहर्रिक हो गई। मकामी क़यादत ने नायब सदर नून लीग मरियम नवाज़ को मेयर इलेक्शन के बारे में आगाह कर दिया। डिप्टी मेयर चौधरी रिफत नए मेयर के लिए नून लीग के मजबूत उम्मीदवार हैं। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। वली चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। वली चौधरी, बताएगा कौन कौन मैदान में है इस वक्त? देखें, जो मजमूई तौर पर इस्लामाबाद में भी जो नए मेयर का इलेक्शन है उसके लिए जो मुकाबला है वो PTI और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ही नज़र आता है। लेकिन इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून है
وہ بطور جماعت اور بطور جو میئر کا کینڈیڈیٹ اگر لے کے آ رہے ہیں تو اس پہ ایک مستحکم جو پوزیشن میں نظر آتی ہے، کیونکہ مجموعی طور پر اسلام آباد میں جو نشستیں ہیں اس چھوٹے ایوان کی مقامی حکومت کی وہ تقریباً 77 بنتی ہیں، جس میں سے جو 48 سے 50 سیٹیں ہیں وہ مسلم لیگ نون کے پاس ہیں، جبکہ جو 24 سیٹیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں۔ تو جو 3 اس ایوان کے جو ممبران تھے وہ ایم پی اے اور ایم این ایز جو ہے وہ منتخب ہو گئے، اور ان کی جو خالی نشستیں تھیں اس پر ابھی تک الیکشن نہیں ہو سکا۔ تو پی ٹی آئی کو ایک تو یہ جو ہے وہ نقصان ہوا، اور دوسری طرف جو الیکشن کمیشن ہے اس کی طرف سے گزشتہ روز یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جتنا جلد از جلد ہو سکے اسلام آباد کے میئر کی جو خالی نشست ہے اس پہ الیکشن کرایا جائے۔ تو اس کے بعد مسلم لیگ نون خاصی متحرک نظر آتی ہے، اور اس حوالے سے جو ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہیں جو صدر ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کی طرف سے جو قیادت ہے نائب صدر ہیں مسلم لیگ نون کی مریم نواز، ان کو بھی میئر کے الیکشن سے جو ہے وہ اطلاع پہنچا دی گئی ہے، اور آج یا کل جو چودھری بہت شکریہ اپڈیٹ کریں۔ ایوب ریسرچ انسٹیٹیوٹ فیصل آباد کے سائنسدانوں نے نیا کارنامہ سر انجام دے دیا، مقامی سطح پر ادرک کی ٹنل کاشت کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ ایوب ریسرچ انسٹیٹیوٹ فیصل آباد کے سائنسدانوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، مقامی سطح پر ادرک کی ٹنل کاشت کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔ کھلے ماحول میں ادرک نہیں لگا سکتے، عامر لطیف کی جانب سے کہا گیا۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، عبدالرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبدالرحمان بتائے گا زرعی ماہرین کا کیا کہنا ہے؟ بات کی جائے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ فیصل آباد میں اور میدانی علاقوں میں اب ادرک کی کاشت ہو سکے گی۔ واضح رہے کہ پاکستان میں تقریباً جو ہے 10 ارب روپے کی جو ادرک ہے وہ درآمد کی جاتی ہے، اور ابھی 100% تک جو ادرک ہے وہ درآمد ہی کی جاتی رہی ہے، کیونکہ یہاں پر جو موسم ہے اس کے لیے فیوریبل نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر اب یہ پلان کیا گیا کہ جو ٹنل فارمنگ کی جائے گی اور ڈرپ اریگیشن کے ذریعے پانی نہری لگایا جائے گا، تاکہ یہاں پر بھی ادرک ہو سکے، بہترین ادرک، اور جو درآمدی بل ہے وہ بھی کم ہو سکے۔ اور ابھی جو ایوب ریسرچ میں یہ فارمولا کامیاب ہوا، اور 22 مرلے پر وہاں پر جو ادرک لگائی گئی ہے وہ کامیاب ہوئی ہے۔ 1 سے 4 گنا تک کامیابی ممکن ہوئی ہے، جو ہی 1 سے 10 گنا تک کامیابی ممکن ہوگی۔ عام جو لوگ ہیں، عام کاشتکار ہیں، ان کے لیے بھی وہاں پر ادرک کا بیج فراہم کر دیا جائے گا، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اسے کاشت کریں، منافع کمائیں۔ منافع بخش سبزی سمجھا جاتا ہے اسے، لیکن یہاں پر عبدالرحمان بہت شکریہ آپ کا۔ اس بلیٹن سے اتنا ہے۔